अब हम हिंदी साहित्य का आखिरी आधुनिक काल पढ़ते हैं, लेकिन ये आखिरी होने के साथ साथ इसके कई सारे विभाग हैं। चलो देखते हैं बेटा, बच्चों सब याद हो जाएगा, सब बहुत ईजी वे में है, कुछ नहीं ऐसा कठिन है। अब हमने पहले वीडियो में, अपने 3 वीडियो में, एक में आदिकाल बताया, हिंदी काल का विभाजन और आदिकाल बताया। दूसरे वीडियो में हमने बताया कि भक्ति काल के बारे में बताया। तीसरे वीडियो में हमने बताया रीतिकाल के बारे में। अब चौथा वीडियो हमारा आ रहा है, ये है आधुनिक काल। आधुनिक काल को 4 भागों में बांटा गया है। 4 भागों में नहीं, सॉरी 6 भागों में बटा है, और भी कई और भी पार्ट हैं, लेकिन हम मुख्य 6 भागों में बांट रहे हैं। पहला है भारतेंदु युग, दूसरा द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग, नई कविता। ठीक है, हम ऐसा करते हैं कि ये सारे युगों के बारे में तुम लोग को अलग अलग वीडियो बना के दे देंगे, तो इसमें तुम लोग को डिटेल समझ में आ जाएगी। फ़िलहाल बस ये देख लो, आधुनिक काल जो है वो 1850 से शुरू हुआ था। 1850 से आज तक चल रहा है, चूँकि आधुनिक है तो इसलिए आज तक चल रहा है। भारतेंदु युग जो था वो 1850 से 1900 ईस्वी तक चला। उसके बाद आ गए द्विवेदी युग। द्विवेदी युग 1900 से 1918, कोई 1920 तक भी मानता है, तो ये द्विवेदी युग में है। आगे पीछे हो जाता है, तो कोई 1918 तक भी मानता है, कोई 1920 तक भी मानता है द्विवेदी युग। छायावादी युग, इसको हम क्या और नाम देते हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो छायावादी युग या शुक्ल युग, इसको हम 1918 या 1920 से लेके 1936 तक माना जाता है। प्रगतिवादी युग 1936 से 1943 तक, प्रयोगवादी युग 1943 से 1954 तक, और नई कविता 1954 से 60 तक लिखी है, लेकिन क्या नाम है, आज तक कह लो। अभी भी नई कविता है, और भी कई सारी चीज़ें चलती ही चली आ रही हैं। जो आजकल तुम लोग ये सुनते हो कुमार विश्वास को, ये नई कविता ही तो है ना, तो ये नई कविता चली आ रही है। अब हम सबसे पहले इसमें पढ़ते हैं कि भारतेंदु युग। सबसे पहले हम इसमें क्या पढ़ेंगे, भारतेंदु युग। अब भारतेंदु युग जो है वो कैसे इसका नाम पड़ा, क्या हुआ, या भारतेंदु युग जो है वो हिंदी गद्य के प्रसिद्ध नायक भारतेंदु जी के नाम पर ये भारतेंदु युग पड़ा। यह गद्य साहित्य, ये जो हिंदी गद्य के इस युग को भारतेंदु युग के नाम से ही जाना जाता है। भारतेंदु जी ने पूर्व हिंदी का कोई निश्चित रूप नहीं था। कुछ लेखकों ने अरबी और फारसी भाषाओं की करा, इन्होंने खड़ी बोली को प्रधानता दी। ठीक है, तो पहले तो हम इसमें देख लेते हैं इसकी प्रवृत्तियाँ भारतेंदु युग की। इसको हम नवजागरण काल भी कहते हैं, इसको हम पुनर्जागरण काल भी कहते हैं, और भारतेंदु हरिश्चंद्र इसके जनक हैं। ठीक है, अब भारतेंदु युग ना आए, नवजागरण काल किसे कहते हैं, तो कंफ्यूज नहीं हो जाना बच्चों, इसीलिए हम दूसरे और भी नाम बता रहे हैं तुम लोगों को। ठीक है, तो इसको हम नवजागरण काल भी कहते हैं, इसको हम पुनर्जागरण काल भी कहते हैं। ठीक है, और इसके जनक कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब आती है प्रवृत्तियाँ। तो समाज की दुर्दशा का चित्रण हुआ था। जो पहले के काल थे उसमें जो भी कुछ समाज में दुर्दशा थी उसका इसमें बहुत विशाल चित्रण किया गया है। और ये गद्य का, अभी तक पद्य चल रहा था, अब ये गद्य साहित्य का यहाँ से इतिहास एक तरह से शुरू होता है। अंग्रेजी सत्ता के प्रति व्यंग। अब इस समय तो हमारे जो देश था वो अंग्रेजी हुकूमत के अधीन हो गया था। हमें 1857 में क्रांति मिली थी, वो 1857 की जो क्रांति हुई थी ये उससे भी पहले का है। हमें तो 1947 में आज़ादी मिली थी, और कहा जाता है अंग्रेज़ों ने 200 साल तक राज्य किया था, है ना। तो ये उस समय का पीरियड है मुगल काल का, अंग्रेजी काल का, अंग्रेजी ब्रिटिश काल का। तो अंग्रेजी सत्ता के प्रति इन लोगों ने कहा कि हमको किसी तरह से अंग्रेजी शासन से मुक्ति चाहिए, किसी भी तरह से हमें मुक्ति चाहिए, हम इसके अधीन नहीं रह सकते। तो फिर उसका काम केवल हमारे क्रांतिकारियों ने ही नहीं किया कि लड़ाई लड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेखकों ने भी, कवियों ने भी ये किया कि अपनी रचनाओं से वो मोटिवेट करते थे। अपनी रचनाओं से क्या करते थे, वो उसको मोटिवेट करते थे। तो अंग्रेजी सत्ता के प्रति इन लोगों ने व्यंग लिखने शुरू कर दिए। प्रेम का आदर्श रूप दिया कि हमें प्रेम क्या है। स्वदेश प्रेम की भी बात करी कई लोगों ने। भक्ति भावना, ईश्वर पर विश्वास रखो, हम जल्दी ही ब्रिटिश शासन से मुक्त होंगे। हिंदी भाषा के प्रति इन लोगों में मोह जगा, क्योंकि ब्रिटिश अंग्रेज तो थे, उन्होंने अंग्रेजी भाषा को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, और लोगों में क्या हुआ, अंग्रेजी भाषा के प्रति बहुत मोह होने लगा। तो इन लोगों ने क्या किया, अंग्रेजी भाषा को छोड़कर हिंदी के प्रति अपने मोह को जागृत किया।
परंपरा के प्रति मोह और नवीनता का समावेश। और इन्होंने ये भी कहा कि हमारी जो परंपराएं हैं उनको हम नहीं धूमिल होने देंगे, हम अपनी परंपराओं के प्रति मोह रखेंगे, लेकिन नवीनता का भी समावेश कर सकते हैं, थोड़ी गुंजाइश है। ठीक है, तो ये आती हैं हमारी इसकी भारतेंदु युग की प्रवृत्तियाँ। अब आते हैं भारतेंदु युग के कवि कौन कौन से थे। ठीक है, तो इसमें क्या आता है कि पहले तो अच्छा एक चीज़ और देख लेते हैं कि ये जो आधुनिक काल है, एक लाइन रह गई हमारी, आधुनिक काल को हमने कितने भागों में बांटा है, 1 2 3 4 5 और 6। अब इसको हम याद करने के लिए कैसे याद करेंगे, आधुनिक काल को कितने भागों में बांटा है। देखो, इंदु ने द्विवेदी की छाया में, इंदु ने द्विवेदी की छाया में नई कविता का प्रयोग कर प्रगति की। इंदु यानी भारतेंदु ने द्विवेदी युग, छाया से छायावादी युग, नई कविता का प्रयोगवाद किया और प्रगति की। तो इंदु ने द्विवेदी की छाया में नई कविता का प्रयोग कर प्रगति की। ये वाली लाइन से तुमको सारे इसके याद हो गए ना, तो बस एक ही लाइन याद रखना, इंदु ने द्विवेदी की छाया में नई कविता का प्रयोग कर प्रगति की। ठीक है, तो ये तुम लोग को इसके सारे याद हो जाएंगे। अब हमने तुमको अभी बता दिया था भारतेंदु युग की प्रवृत्तियां भी बता दी हैं। अब आता है भारतेंदु युग के कवि कैसे याद करोगे। अब भारतेंदु युग के कवि भी याद करने हैं, तो प्रताप ने इंद्र जगमोहन बद्री नारायण के प्रताप के जो इंद्र थे वो जगमोहन बद्री नारायण के चरणदास हैं। प्रताप के जो इंद्र है वो जगमोहन बद्री नारायण के चरणदास है। अब कैसे आएगा, प्रताप से प्रताप नारायण मिश्र, इंद्र से भारतेंदु हरिश्चंद्र जगमोहन से ठाकुर जगमोहन सिंह, बद्री नारायण पंडित बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन, चरण राधाचरण गोस्वामी दास, राधाचरण दास। ठीक, इतने याद हो गए तुम लोगों को, तो इस तरह से याद करोगे। अब हम एक एक कवि और उनकी रचनाओं के बारे में देखते हैं। प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र को हम सबसे लास्ट में बताएंगे। ठीक है, प्रताप नारायण मिश्र, पुष्पा ने श्रृंगार कर मन की लहरों का शतक बनाया। पुष्पा ने श्रृंगार कर मन की लहरों का शतक बना दिया, मतलब इतना बढ़िया श्रृंगार किया कि उसकी मन की जो लहरें थी वो शतक बना के चली गई, तो शतक बनाया। अब कैसे है, पुष्पा प्रेम पुष्पावली, श्रृंगार विलास, मन की लहर, शतक लोकोक्ति शतक। हो गई इनकी रचनाएं। इतनी रचनाएं भी याद कर लोगे, और एक्स्ट्रा जो याद हो सकती हैं वो याद कर लेना, लेकिन एक छोटी सी रचनाओं का हमने प्रयास किया है कि तुम लोग को इतनी रचनाएं याद हो जाए। ठाकुर जगमोहन सिंह, देव श्यामा ऋतु की दूत बनी। देव श्यामा जो थी वो ऋतु की दूत बन गई। अब कैसे, श्यामा सरोजनी हो गई, देव का क्या हो गया, देवयानी, श्यामा का श्यामा, सरोज ऋतु श्रृंगार, दूत मेघ दूत। ठीक, अब बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन, अलौकिक जनपद ने आनंद की वर्षा की। अलौकिक लीला, जनपद जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, वर्षा बिंदु। ठीक है, इनका हमने नहीं बनाया है, इनके एक ही दो हैं बस, ज़्यादा हमको मिले नहीं, आप लोगों को मिले तो याद कर लेना। इनका है नवभक्त पाल। ठीक है, और भी इत्यादि कई सारे हैं। राधा कृष्ण दास, भारत देश में कृष्ण ने रहीम के दोहों पर कुंडलियाँ रची। भारत देश में कृष्ण ने रहीम के दोहों पर कुंडलियाँ रच डाली। अब कैसे, भारत बारहमासा, देश दशा, रहीम। अब ये कृष्ण ने यानी हमारे कवि ने रहीम के दोहे पर कुंडलियाँ रची, तो रहीम के दोहे पर कुंडलियाँ। ठीक है, रहीम के दोहे पर कुंडलियों की रचना, ये इनका पूरा एक है, रहीम के दोहे पर कुंडलियों की रचना। अब हम आते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जो इसके जनक हैं। अब इसके बारे में पहले तो थोड़ा सा जान लें, ये हिंदी गद्य के जनक हैं। खड़ी बोली का संस्कार इन्होंने ही दिया है।
ब्रज भाषा को भी सुसंस्कृत किया है, क्योंकि हमारी रीतिकाल में ब्रज भाषा को प्रधानता मिली थी, लेकिन उसको सुसंस्कृत रूप, अच्छा रूप देने का काम किसने किया? हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किया। देश हित की रचनाएं की, क्योंकि इन्होंने अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ बोलने की हिम्मत की। समाज की हित की रचनाएं की, समाज हित की रचनाएं की। ठीक है, ये तो भारतेंदु जी के बारे में बात आ गई है। अब भारतेंदु जी की रचनाएं कौन कौन सी हैं? जैसे गोविंद ने 50 गीत सुनकर, गोविंद के 50 गीत सुनकर विनोद की फुलवारी से सरोवर भरा। गोविंद के 50 गीत सुनकर विनोद की फुलवारी से सरोवर क्या हो गया? भर गया। अब गोविंद, गीत गोविंद 50, विनय प्रेम 50 गीत सुनकर जो है, हाँ नहीं 50, तो 50 का क्या हो गया? विनय प्रेम 50, गीत का वेणु गीत, विनोद का वर्षा विनोद, फुलवारी का प्रेम फुलवारी, सरोवर का प्रेम सरोवर। ठीक है, ये इनकी रचनाएं हो गई। गीत गोविंद, विनय प्रेम 50, वेणु गीत, वर्षा विनोद, प्रेम फुलवारी, प्रेम सरोवर। ठीक है, अब इनके कुछ एक नाटक भी थे। तो नाटक कौन कौन से थे? कुछ मौलिक थे, कुछ अनुदित थे। कुछ मौलिक थे, कुछ अनुदित थे। अब मौलिक कौन कौन से थे नाटक? देखो, भारत नगर के प्रताप ने देवी जोगिन की वैदिक औषधि नाम की नाटिका की। हमारे भारत नगर के कोई प्रताप थे, उन्होंने देवी जोगन की वैदिक औषधि नामक नाटिका की। अब इसको कैसे याद करोगे? भारत से भारत दुर्दशा, नगर से अंधेर नगरी, प्रताप से सती प्रताप, देवी से नील देवी, जोगन से प्रेम जोगानी। मिल रही है ना? वैदिक से वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति, वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति। अब औषध से विषस से विषम मौसधम, फिर नाटिका चंद्रावली नाटिका, और देवी का रह गया तो देवी का नील देवी आया। इतनी सारी जो नाटिका हैं वो केवल इस तुम लोग के सूत्र में एक छोटे से लाइनों में पूरी समाहित है। तो तुम लोग जो है इसको याद कर लोगे तो तुम लोगों को जल्दी हो जाएगी याद। अनुदित नाटक, अनुदित नाटक में क्या है? भारत विद्या के रत्न हरिश्चंद्र ने पाखंडी राक्षस कर्पूर पर विजय प्राप्त करी। भारत विद्या के हरिश्चंद्र ने पाखंडी राक्षस कर्पूर पर विजय प्राप्त करी। विजय प्राप्त करी। अब कैसे? भारत से भारत जननी, ये इनके अनुदित नाटक हैं। ये जो बता रहे हैं ये अनुदित हैं। अनुदित मतलब अनुवाद किए हुए। तो भारत का भारत जननी, विद्या का विद्या सुंदर, रत्न का रत्नावली, हरिश्चंद्र का सत्य हरिश्चंद्र, पाखंडी का पाखंड विडम्बना, और राक्षस कर्पूर मंजरी। राक्षस का क्या है? मुद्रा राक्षस। और कर्पूर का कर्पूर मंजरी। विजय प्राप्त की, धनंजय विजय। आ गया ना समझ में? तो इस तरह से तुम लोगों का यहाँ पर हमने बताया आधुनिक काल को इतने भागों में विभक्त कर सकते हैं। इंदु ने द्विवेदी की छाया में नई कविता का प्रयोग कर प्रगति की। ठीक है, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, नई कविता, प्रयोगवाद और प्रगतिवाद। और उसके बाद हमने बताया भारतेंदु युग किसको नवजागरण काल और पुनर्जागरण काल भी कहते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र इसके जनक हैं। इसके लेखक कौन कौन से हैं, उन लेखकों की रचनाएं कौन कौन सी हैं, ये सब बताया। भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में कुछ बताया, उनके मौलिक नाटक, उनके अनुदित नाटक और भारतेंदु युग की विशेषताएं या प्रवृत्तियों के बारे में बताया। अब अगले वीडियो में हम द्विवेदी युग बताएंगे।